हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 3 फरवरी 2023 और 3 फरवरी 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं, और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसको आरबीआई के द्वारा एसआईएफएल और एसईएफएल की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में वो नियुक्त किया गया है। तो आंसर दोस्तों वी रामचंद्र को नियुक्त किया गया है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, इन्होंने श्री वी रामचंद्र है, इनको एसआईएफएल और एस जो ईएफएल है उनकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और अक्टूबर 2021 में जो एस आईएफएल और एसईएफएल है उसके बोर्डों को बदलने के बाद जो आरबीआई है इन्होंने दो संकटग्रस्त जो उद्यम है उनके प्रशासकों का समर्थन करने के लिए 3 सदस्यीय सलाहकार समितियों बनाई थी। और कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान जो इस सलाहकार समिति है इन्होंने एस आई तो एस ई एफ एल है और एस आई एफ एल है उनके प्रबंधक के संबंध में प्रशासक को सलाह वो देगी। और जो एसबीआई है भारतीय स्टेट बैंक, इसके जो पूर्व उप प्रबंधक निदेशक है वेंकट नागेश्वर चलसानी, और सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व प्रबंधक निदेशक हैं टी श्री निवास राघवन। इन समिति के अन्य 2 सदस्य भी इसमें शामिल है। अब जो एस आई एफ एल और एस ई एफ एल समिति है सुसलाकार, ये भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक जो 11 अक्टूबर 2021 की अपनी प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान जो वित्तीय सेवा प्रदाताओं के परिचालनों में प्रशासकों को सलाह देने हेतु दिवाला और शोधन अक्षमता नियम 2019 के तहत इस सलाहकार समिति है इसका गठन वो किया था। अब जो हाल ही में नियुक्तियां हुई है उनके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट रहती है कि राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का अगला जो डीजीसीआई बनाने की सिफारिश है वो की गई है। और आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में प्रभदेव सिंह की नियुक्ति को मंजूरी वो दी है। और मॉर्गन स्टेनली है, इन्होंने भारत के लिए अरुण कोहली है उसको नया कंट्री हेड नामित किया है। और सिद्धार्थ शर्मा का टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ बने हैं। और प्यूमा इंडिया ने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। और नरेश लालवानी ने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में अपना पदभार वो ग्रहण किया है। और आईआईएम अहमदाबाद ने प्रोफेसर भरत भास्कर को नए निदेशक के रूप में नामित किया है। और विक्रम देवदत्त हैं वो डीजीसीए के अगले महानिदेशक हैं वो होंगे। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, इनको अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वो नियुक्त किया गया है। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में सीईओ पद पर जो भास्कर बाबू है इनकी फिर से नियुक्ति वो की गई है। और लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया इनको सेना का इंजीनियर इन चीफ वो नियुक्त किया गया है। और सुरेंद्र चावला है वो पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस पूर्व पीएम को यूके के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित वो किया गया है। तो आंसर दोस्तों मनमोहन सिंह को सम्मानित वो किया गया है, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनको आर्थिक और राजनीतिक के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंडिया यूके अचीवर्स ओनर्स की तरफ से जो लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान है ये पुरस्कार देने की घोषणा वो की गई है। और ये जो राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यूके में के बाद जो न्यू दिल्ली में डॉक्टर सिंह है मनमोहन सिंह इनको सम्मानित वो किया जाएगा। और डॉक्टर सिंह है ये 2004 से लेके सन 2004 से लेके 2014 तक देश के प्रधानमंत्री वो रह चुके हैं। और हाल ही में जो सम्मान दिया गया है इनके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने 412 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। और आर विष्णु प्रसाद वो वर्ष 2022 के जो सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किए गए हैं। और भारतीय राष्ट्रपति आरपीएफ और आरपीएसएफ कर्मचारियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और गायिका प्रभा अत्रे है वो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित की गई है। और ऑस्कर 2023 के लिए चुनी गई विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। और डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में इनेम ने प्लेटिनम अवार्ड जीता है। और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 की पूर्ण विजेताओं की सूची जो ट्रिपल आर है इन्होंने 2 और पुरस्कार वो जीते हैं। और अदार पूनावाला है डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं।
अपर्णा सेन को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उससे नवाजा गया है। और जालना और नागपुर पुलिस है, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब है वो जीता है। और ESAF बैंक ने समावेशी वित्त भारत जो पुरस्कार 2022 है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कि कौन सी संस्था है जो 20 पॉइंट प्रोग्राम प्रोग्रेस रिपोर्ट वो जारी करती है। तो आंसर दोस्तों इस राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NSO, इन्होंने अपनी नवीनतम 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रगति रिपोर्ट है वो जारी किया। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है, इसके पहले 6 महीनों में 9,753 किलोमीटर सड़कों का निर्माण है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वो किया जा सका है। और NSO द्वारा किसी प्रोग्राम के प्रदर्शन को खराब माना जाता है यदि प्राप्त लक्ष्यों का स्तर है वो 80% से कम है। तो अब NSO है तो इसका गठन है वो सन 2005 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। अब जो ये प्रोग्राम या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, इसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु है उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। कि दिनांक 23 मई 2019 के आदेश के अनुसार NSSO और NCSO है उसके विलय के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के गठन को मंजूरी दी गई थी। और प्रस्तावित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की अध्यक्षता व सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के सचिव के द्वारा की जाएगी। और ये आदेश भारत के मुख्य सांख्यिकी विद के साथ सचिव में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन की बराबरी वो स्थापित नहीं करता है, जैसा कि जून 2005 को MOSPI के द्वारा अधिसूचित पहले के प्रस्ताव में वो किया गया था। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग सांख्यिकी कार्य के सभी तकनीकी पहलू मसलन की सर्वेक्षण को कब कहाँ और कैसे किया जाना है उसकी देखरेख वो करता है। और मंत्रालय के वर्तमान नोडल कार्यों को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करने और मंत्रालय के आंतरिक प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत कर अधिक तालमेल बैठाने हेतु भारतीय आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली के पुनर्गठन का आदेश दिया गया है। और NSO के जो अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में वो है विमल कुमार रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, RBI के अनुसार किस राज्य को केंद्र के सबसे अधिक GST मुआवजा वो प्राप्त हुआ है। तो आंसर दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के जो भारतीय रिजर्व बैंक है RBI की एक अध्ययन सूची आई है, उस अध्ययन सूची के अनुसार जो जुलाई 2017 से लेके जो जून 2022 है, इस जून 2022 तक 5 साल की जो संक्रमण अवधि है, इसके दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात ने सबसे ज्यादा जो GST है का मुआवजा वो प्राप्त किया है। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। और महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में टोटल जिले हैं 36। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और शीतकालीन के तौर पे है नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि IIRF MBA रैंकिंग 2023 में भारत के टॉप प्राइवेट MBA इंस्टीट्यूट सूची में किसको पहला स्थान है वो प्राप्त हुआ है। तो आंसर दोस्तों XLRI जमशेदपुर है, इसको पहला स्थान है वो प्राप्त हुआ है। तो इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इन्होंने IIRF रैंकिंग 2023 की लिस्ट वो जारी की थी। और इस लिस्ट के अनुसार जो भारत के टॉप मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल के लिए ये जारी की गई है। और इसमें IIRF है, इस रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत की जो टॉप सरकारी MBA इंस्टीट्यूट है, इसमें IIM अहमदाबाद है, उसको तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ये सरकारी है। और जबकि जो प्राइवेट है, इस प्राइवेट MBA में तो XLRI जमशेदपुर है, इसको पहला स्थान है वो प्राप्त हुआ है। अब से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं कि जो भारत के टॉप 5 सरकारी बिजनेस स्कूल है, तो इसमें फर्स्ट स्थान है भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद है। और सेकंड स्थान IIM बेंगलुरु, थर्ड स्थान है IIM कोलकाता और फोर्थ स्थान है IIM लखनऊ। और पांचवा स्थान है वो प्रबंधन अध्ययन संकाय और दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली को प्राप्त हुआ है। और जो भारत के टॉप 5 प्राइवेट बिजनेस स्कूल है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे रहा है जेवियर श्रम संबंध संस्थान जो XLRI जमशेदपुर। और सेकंड स्थान पे प्रबंधन विकास संस्थान MD गुड़गांव। थर्ड स्थान पे सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पुणे। और फोर्थ स्थान पे है SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च मुंबई। और पांचवें नंबर पर रहा है सिम्बोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पुणे है, इसको 5वां स्थान है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6
कि ओबीसी के उपवर्गीय आयोग के प्रमुख है वो कौन है? तो आंसर दोस्तों न्यायमूर्ति रोहिणी है, वो इसके प्रमुख है। तो ओबीसी है अन्य पिछड़ा वर्ग, उसके उपवर्गीय के लिए न्यायमूर्ति जी रोहिणी है। इनके नेतृत्व वाले आयोग को अब राष्ट्रपति के द्वारा एक और विस्तार वो दिया गया और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इनके द्वारा ये घोषणा वो की गई है। और आयोग का जो कार्यकाल है इसमें जो 14वां विस्तार वो किया गया और इस आयोग का गठन है ये अक्टूबर 2017 में इसका गठन वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित वो की गई है? तो आंसर है दोस्तों ये 2.40 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय वित्त मंत्री है प्रेजेंट टाइम में निर्मला सीतारमण। इन्होंने केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के जो पूंजी परिव्यय है वो आवंटित किया है और ये अब तक का सबसे सर्वाधिक परिव्यय है जो वित्त वर्ष 2013 और 14 में किए गए परिव्यय से लगभग 9 गुना ज्यादा है। और ये नरेंद्र मोदी जो 2 सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है और वर्ष 2023-24 की जो बजट की घोषणा वो मध्यम वर्ग के लिए बड़े वर्ग को लाभ होने की संभावना वो में बताई गई है, जिसमें रेलवे के द्वारा यात्री टिकट या माल भाड़े में वृद्धि की संभावना वो इसमें नहीं बताई गई है। अब केंद्रीय बजट 2023 की जो अभी हाल ही में जारी किया गया इसकी जो मुख्य विशेषताएं संख्या है वो देख लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में विकास है वो 7.7% अनुमानित रखा गया है और उच्च मूल्य की बागवानी पर 2200 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा और कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया है और उच्च मूल्य बागवानी पर 2200 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा और फाइनेंशियल 2024 के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का जो प्रस्तावित पूंजीगत व्यय है वो 33% तक है अब तक। और पीएम आवास परिव्यय को बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए की करने की योजना इसमें बनाई गई है और 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए कमजोर जो जनजातीय समूह है इसमें खर्च करने की योजना इसमें बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि संपूर्ण पर्यटन पैकेज के रूप में देश के कितने पर्यटन स्थलों का स्थान है का विकास वो किया जाएगा? तो आंसर है दोस्तों 50 का। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, इन्होंने जो केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया इस पेशकश में तो कम से कम 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा और इन स्थलों को एक संपूर्ण पैकेज के रूप में डेवलप किया जाएगा और साथ ही जो पर्यटक के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एक एप्लीकेशन वो जारी की जाएगी। और इसमें जो सीतारमण है इन्होंने ये भी स्टेटमेंट में कहा है कि जो देखो अपना देश मध्यम वर्ग के नागरिकों को विदेशी पर्यटन के बदले घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने के लिए जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इनकी पहल के बाद ये शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि शांति भूषण जिनका निधन हो गया है हाल ही में वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंत्री थे? तो आंसर दोस्तों मोरारजी देसाई के। तो पूर्व कानून मंत्री और प्रसिद्ध वकील थे शांति भूषण जिनका हाल ही में नोएडा में निधन हुआ है और वे 97 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और ये जो शांति भूषण है वो सन 1977 से लेके 1979 तक भारतीय कानून मंत्री के रूप में अपना कार्य वो किया है और भूषण वो कांग्रेस और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रह चुके हैं और इन्होंने 1977 से लेके जो मोरारजी देसाई है उस सरकार में केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था और 14 जुलाई 1977 से लेके 2 अप्रैल 1980 तक ये राज्यसभा सदस्य भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान वो किया गया है? तो आंसर दोस्तों 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नया करने के लिए बजट में 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो पिछले बजट में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने का प्रावधान किया गया था जिसमें 9,000 करोड़ रुपए के साथ इस नवीकृत योजना को जो 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा और इसके अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त जो मुक्त ऋण है वो संभव इसमें रखा गया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कि बजट 2023-24 के अनुसार आईटीआर के लिए संशोधित और औसत प्रोसेसिंग समय है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पीछे की वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा वो की है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी मुरली विजय ने। तो टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर और सलामी बल्लेबाज मुरली विजय इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा की है
और मुरली विजय वो लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं और विजय ने आखिर बार भारत के लिए जो वर्ष 2018 है, इस 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था। और मुरली विजय ने अपना जो टेस्ट डेब्यू है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 नवंबर 2008 को तो विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में वहां पे किया था। और भारत के लिए कुल जो 61 मैच है वो मुरली विजय के द्वारा खेले जा चुके हैं, जिसमें इनके 12 शतक के साथ 3982 रन इन्होंने बनाया था। और मुरली विजय ने 2009 में आईपीएल में पदार्पण वो किया था। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।